अस्सलाम वालेकुम। आज जुमेरात है, फरवरी की 10 तारीख। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। अक़वाम मुत्तहिदा की एक हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के 3 से 5,000 जंगजू अफगानिस्तान में मौजूद हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल को इरसाल की गई रिपोर्ट में अफगानिस्तान में तालिबान के हुकूमत में आने और उसके बाद शिद्दत पसंदों की अफगानिस्तान में सरगर्मियों का भी अहाता किया गया है। ये रिपोर्ट अक़वाम मुत्तहिदा के तहत काम करने वाली एनालिटिकल सपोर्ट एंड सैंक्शन मॉनिटरिंग टीम ने तैयार की है, जिसमें जुलाई से दिसंबर सन 2021 तक टीटीपी समेत दीगर शिद्दत पसंद तंजीमों की सरगर्मियों का अहाता किया गया है। गुज़श्ता हफ्ते इरसाल की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि अफगानिस्तान में तालिबान के इख्तिदार में आने के बाद ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट या तुर्किस्तान इस्लामिक पार्टी टीआईपी के जंगजू अफगानिस्तान में चीन की सरहद के करीब सूबे बदख्शां से बगलान, तखार और दीगर सूबों में मुंतकिल हो गए हैं। इन तंजीमों की शिद्दत पसंदों की तादाद रिपोर्ट में 200 से 700 जाहिर की गई है। एनालिटिकल सपोर्ट एंड सैंक्शन मॉनिटरिंग टीम की रवां माह जारी होने वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि इन तंजीमों के शिद्दत पसंदों के अल-कायदा और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ भी करीबी ताल्लुकात हैं और उसका बुनियादी मकसद पाकिस्तान और ताजिकिस्तान समेत खित्ते में चीन के मफादात को निशाना बनाना है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अफगानिस्तान में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के 3,000 से 5,500 जंगजू मौजूद हैं। इस तंजीम के जंगजुओं की क़यादत नूर वली महसूद कर रहे हैं। काबुल में लापता होने वाली अफगान खवातीन के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस का कहना है कि मुझे अफगानिस्तान में लापता खवातीन कारकुनों की खैरियत के बारे में तशवीश बढ़ रही है। उनका कहना था कि मैं तालिबान से पुरजोर मुतालबा करता हूं कि वो उनकी हिफाजत को यकीनी बनाएं ताकि वो वतन वापस आ सकें। यूएनएमए के सरबराह ने भी अफगानिस्तान में लापता होने वाली खवातीन के बारे में मालूमात फराहम करने के लिए तालिबान हुक्काम पर दबाव डालने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखी हुई हैं। यूनामा ने ट्वीट किया कि लापता अफगान खवातीन कारकुनों के बारे में आलमी सतह पर गम गुस्से के बारे में आज तालिबान के वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी को आगाह किया गया। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदा डेब्रा लियोन को मसला हल करने की कोशिशों का यकीन दिलाया। उनके तामीरी अंदाज का खैर मक़दम किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा तमाम अफ़गानों की फलाह बहबूद और हुकूक़ की हिमायत के लिए तालिबान से राब्ते जारी रखे हुए है। भारत की 5 रियासतों में इंतखाबात के पहले मरहले का आगाज़ मुल्क की सबसे गुंजान आबाद रियासत उत्तर प्रदेश से हो गया है। जुमेरात को उत्तर प्रदेश की 58 नशस्तों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इंतखाबात के लिए वोटिंग 7 मराहिल में होगी, जिसका इख्तिताम 7 मार्च को होगा, जबकि दीगर 4 रियासतों उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में भी मरहलावार इंतखाबात होंगे, जिसके बाद वोटों की गिनती का आगाज़ 10 मार्च से होगा। हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी को मज़कूरा 5 रियासतों में मुख्तलिफ जमातों का चैलेंज दरपेश है। उत्तर प्रदेश में इंतखाबात को भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और उनकी जमात बीजेपी के लिए एक रेफरेंडम करार दिया जा रहा है। भारत के जनूबी रियासत कर्नाटक के एक छोटे से कस्बे ओडीपी के एक सरकारी कॉलेज में मुस्लिम तालिबात के हिजाब पर पाबंदी के तनाज़े के मुल्की सियासी इशू में तब्दील हो जाने की वजह से मुल्क के सेकुलर, अमन पसंद और संजीदा हलकों में फिक्रमंदी का इजहार किया जा रहा है। बुध के रोज़ दिल्ली के शाहीन बाग, हैदराबाद, भोपाल और कलकत्ता में मुस्लिम खवातीन ने हिजाब की हिमायत में मुजाहरे किए और रैली निकाली, जबकि बाज़ हिंदू तंजीमों की जानिब से हिजाब की मुखालिफत में एहतजाज का सिलसिला जारी है।
ادھر یہ معاملہ بدھ کے روز پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں اٹھایا گیا۔ کانگریس اور این سی پی کے بعض اراکین نے اس معاملے پر وزیر داخلہ امت شاہ سے بیان دینے کا مطالبہ کیا، لیکن حکمراں جماعت کے ارکان کے اعتراض کی وجہ سے اپوزیشن نے پارلیمنٹ سے واک آؤٹ کیا۔ اب یہ تنازعہ اتر پردیش کے انتخابی میدان میں بھی پہنچ گیا ہے۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل یانس اسٹالٹنبرگ نے ایک مراسلے میں روس کو آگے بڑھنے کا سفارتی راستہ تلاش کرنے کے لیے میٹنگوں میں شرکت کی دعوت دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیٹو روس کے تحفظات سننے کے لیے تیار ہے، لیکن کہا کہ نئے سرے سے ہونے والی جارحیت نیٹو کی موجودگی کا باعث بنے گی، اسے کم نہیں کرے گی۔ برطانوی وزیر اعظم نے اس صورتحال کو سب سے بڑا سیکیورٹی بحران قرار دیا جس کا یورپ کو دہائیوں میں سامنا کرنا پڑا ہے۔ برطانوی وزیر خارجہ لیز ٹرس نے کہا کہ یوکرین میں جنگ روسی اور یوکرینی عوام اور یورپی سلامتی کے لیے تباہ کن ہوگی، اور روس پر زور دیا کہ وہ اس بحران کو سفارتی طریقے سے حل کرے۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لیوروف نے کہا کہ صرف احترام پر مبنی بات چیت ہی تعلقات کو معمول پر لا سکتی ہے، اور یہ کہ نظریاتی نقطہ نظر، الٹیمیٹم، دھمکیاں اور اخلاقیات کے لیکچر کوئی راستہ نہیں دکھاتے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن آج جمعرات کو پولینڈ اور نیٹو کے رہنماؤں سے ملاقات کر رہے ہیں۔ ان کے دفتر کے مطابق وزیر اعظم روسی جارحیت کا سامنا کرنے والے نیٹو اتحادیوں کے ساتھ یکجہتی پر زور دیتے ہیں۔ مغربی حکومتیں روس پر زور دے رہی ہیں کہ وہ اس بحران کو کم کرنے کے لیے اقدامات کرے، جو اس کی سرحد کے قریب 1,00,000 سے زائد فوجیوں کو جمع کرنے، بحیرہ اسود میں جنگی جہاز تعینات کرنے اور یوکرین کے پڑوسی ملک بیلاروس میں مزید فوجی اور فوجی ساز و سامان بھیجنے سے پیدا ہوا ہے۔ برطانیہ نے روسی جارحیت کی وجہ سے پیدا ہونے والے انسانی بحران کی صورتحال میں مدد فراہم کرنے کے لیے 1,000 فوجیوں کو تیار رہنے کا حکم دیا ہے۔ وزیر اعظم بورس جانسن برسلز اور وارسا کا یہ دورہ بین الاقوامی سفارتکاری کی کوششوں میں سے ایک ہے۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے اس ہفتے کے شروع میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے ملاقات کی تھی، اور امریکی نائب صدر کاملا ہیرس آئندہ ہفتے میونخ سیکیورٹی کانفرنس میں امریکی اتحادیوں اور شراکت داروں کے ساتھ ملاقاتیں کرنے والی ہیں۔ برطانیہ کے سیکرٹری خارجہ اور سیکرٹری دفاع بھی اپنے ہم منصبوں سے بات چیت کے لیے اس ہفتے ماسکو میں موجود ہیں۔ جانسن کے دفتر نے بدھ کے روز دہرایا کہ روس کی طرف سے یوکرین پر فوجی در اندازی ممکنہ طور پر یورپ کی سرحد پر لوگوں کی بڑے پیمانے پر جبری نقل مکانی کا باعث بنے گی، جس سے پولینڈ اور لتھوانیا جیسے ممالک متاثر ہوں گے۔ سن 2014 میں روس نے جزیرہ نما کریمیا کا یوکرین سے الحاق کر لیا تھا۔ جانسن کے دفتر نے کہا کہ وزیر اعظم نیٹو کے یانس اسٹالٹنبرگ کے ساتھ اتحاد کے دفاع کو تقویت دینے کے لیے برطانیہ کی پیشکش پر بھی بات کریں گے، جس میں ایستونیا میں فوجیوں کی تعداد کو دوگنا کرنا، جنوبی یورپ میں مزید RAF جیٹ طیاروں کی فراہمی اور مشرقی بحیرہ روم میں ٹرینٹ گشتی جہاز اور 45 ڈسٹرائر بھیجنا شامل ہیں۔ روس کے اعلیٰ کمانڈر بدھ کے روز ہمسایہ ملک بیلاروس پہنچے، جو بیلاروس کی فوج کے ساتھ 10 روزہ فوجی مشقوں میں حصہ لینے والے 30,000 روسی فوجیوں کے نگران ہوں گے۔ یہ یوکرین کی سرحد کے ساتھ ماسکو کی طاقت کا تازہ ترین مظاہرہ ہے۔ روس نے ان مشقوں کے لیے زمین سے فضا میں مار کرنے والے S-400 میزائل سسٹم کی 2 بٹالین اور متعدد لڑاکا طیاروں کو بیلاروس منتقل کر دیا ہے، جن کی کمان روسی مسلح افواج کے جنرل اسٹاف کے سربراہ جنرل ویلری گیراسیموف کر رہے ہیں۔ بیلاروس میں روسی فوجی مشقیں یوکرین کے لیے تازہ ترین خطرہ ہے، جو مشقیں دارالحکومت کیف کی سرحد سے جنوب میں صرف 210 کلومیٹر کے فاصلے پر کی جا رہی ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے بدھ کے روز آسٹریلیا میں سیکیورٹی مذاکرات سے قبل عالمی اور علاقائی مسائل سے نمٹنے کے لیے اتحاد کی اہمیت پر زور دیا اور خطے کے لیے بائیڈن انتظامیہ کے عزم کو تقویت دی۔
ब्लिंकन ने जुमेरात को मेलबर्न में अमरीकी मिशन ऑस्ट्रेलिया के अमले को बताया कि हम जो कुछ जानते हैं वो ये है कि वो मसाइल जो हमारे मुल्क में, यहाँ ऑस्ट्रेलिया में और पूरी दुनिया के लोगों पर असरअंदाज हो रहे हैं, चाहे वो आबो हवा हो, कोविड की वबा हो या उभरती हुई टेक्नोलॉजीज का असर हो, हम में से कोई भी तन्हा काम करके इन तमाम मसाइल से मौसर तरीके से नहीं निमट सकता। इसलिए पहले से कहीं ज़्यादा हमें शराकतदारी की ज़रूरत है, हमें इत्तेहाद की ज़रूरत है। उनका कहना था कि हमें ऐसे ममालिक के इत्तेहाद की ज़रूरत है जो इन मसाइल से निमटने के लिए अपनी कोशिशें, अपने वसाइल और अपने फ़हम व इफ़हाम को इस्तेमाल करने के लिए तैयार हों। व्हाइट हाउस ने ईरान पर सन 2015 के ईरान जौहरी माहदे को जल्द अज जल्द बहाल करने के लिए बुध के रोज़ खुल्लम खुल्ला दबाव डाला और कहा कि अगर हफ्तों के अंदर माहदा नहीं हुआ तो इस माहदे पर वापस आना नामुमकिन होगा। व्हाइट हाउस के तर्जुमान जेन साकी ने सहाफ़ियों को बताया कि ईरान के साथ हमारी बातचीत एक हंगामी मोड़ पर पहुंच गई है। उन्होंने तवज्जो दिलाई कि ईरान के लिए अमरीकी खुसूसी एलची रॉब मेले माहदे की बहाली के लिए ईरान के साथ बिलवास्ता बातचीत के लिए वियना पहुंचे हैं। तमाम फरीकों के बुनियादी खदशात को दूर करने वाला मुआहिदा नज़र में है, लेकिन अगर ये आने वाले हफ्तों में मुकम्मल नहीं हुआ तो ईरान की जारी जौहरी पेशरफ्त हमारे लिए JCPOA या जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के लिए वापसी नामुमकिन बना देगी। जेनसाकी के तबसरों में अमरीकी महकमा खारजा के एक सीनियर एहलकार की बासगश थी, जिन्होंने 31 जनवरी को सहाफ़ियों को बताया था कि मुआहदे को बहाल करने के लिए हमारे पास सिर्फ चंद हफ्ते बाकी हैं। मुआहदे के तहत ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम को महदूद करेगा ताकि उसे बम बनाने की मवाद हासिल करना मुश्किल हो जाए। तेहरान इस बात से इनकार करता है कि वो जौहरी मकासद रखता है। अमरीका और दीगर ममालिक इन पाबंदियों में नरमी कर देंगे जिन्होंने ईरान की मईशत को मफलूज कर दिया है। यमन के हौसी बागियों की जानिब से मुत्तहिदा अरब अमारात पर मिसाइलों और ड्रोन हमलों के एक सिलसिले के बाद अमरीकी फ़ौज मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए अपनी मदद में इजाफा कर रही है। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अफवाज के उमूर के ज़िम्मेदार अमरीका की सेंट्रल कमान के सरबराह जनरल फ्रैंक मैकेंजी मुत्तहिदा अरब अमारात के दिफा को बढ़ाने और मजबूत बनाने के लिए खुद मुत्तहिदा अरब अमारात गए हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए डेल ग्योलेक की रिपोर्ट के मुताबिक जनरल फ्रैंक मैकेंजी ने मुत्तहिदा अरब अमारात से बात करते हुए कहा कि हो सकता है कि यमन में मैदान जंग में ईरानी हिमायत याफ्ता हौसी बागियों को होने वाले नुकसानात मुत्तहिदा अरब अमारात के दारुलहुकूमत पर उन हालिया हमलों का मुहर्रिक बने हों जहां एक फौजी अड्डे पर अमरीकी फौजी भी मुतय्यन हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है कि वाशिंगटन हौसियों को एक बार फिर बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द तंजीम करार देने पर गौर कर रहा है। गुज़श्ता साल फरवरी में उसे बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त से निकाल दिया गया था। UAE ने उन्हें फिर से इस फहरिस्त में डालने के लिए कहा है। कोरोना वायरस से मुताल्लिक़ खबरें। US सेंटर्स फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन या CDC की डायरेक्टर ने बुध को कहा है कि अगरचे कोविड से मुतासर अफराद की अस्पतालों में दाखिल होने और केसेस की शरह कम होने से उन्हें हौसला मिला है, लेकिन वबाई मरज़ की सूरत हाल अभी भी ऐसी नहीं है जहां एजेंसी मुल्क भर में इंडोर मास्क की ज़रूरियात छोड़ने की सिफारिश कर सके। CDC की डायरेक्टर रोशेल वॉलेंस्की ने व्हाइट हाउस की कोविड रिस्पांस टीम की ब्रीफिंग के दौरान नामनिगारों को बताया कि मौजूदा सूरत हाल से टीम की बहुत हौसला अफजाई हुई है, जिससे जाहिर होता है कि गुज़श्ता हफ्ते के दौरान मजमूई तौर पर केसेस में 44% से ज़्यादा कमी हुई है और हस्पताल में दाखिल होने वालों की शरह में तकरीबन 25% कमी आई है। वॉलेंस्की ने कहा कि अगरचे अस्पताल में दाखिले कम हैं, लेकिन गुज़श्ता हफ्ते कोविड-19 से अमरीकी अमवात में 3% इजाफा हुआ है और ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि इन्फेक्शन की ज़्यादा शरह वाले इलाकों में इंडोर मास्किंग के बारे में CDC के रहनुमा उसूलों को तब्दील नहीं किया जा सकता। व्हाइट हाउस के कोरोना रिस्पांस कोऑर्डिनेटर जेफ सेंट्स ने कहा है कि वबाई मरज़ के हवाले से जनवरी एक मुश्किल महीना था, लेकिन आदाद व शुमार बताते हैं कि कौम एक ऐसी समत बढ़ रही है जब कोविड हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगियों को मज़ीद मुतासिर नहीं करेगा।
انہوں نے کہا کہ 210 ملین لوگوں کو مکمل طور پر ویکسین لگائی گئی ہے اور گزشتہ 3 ہفتوں میں ملک بھر میں روزانہ کیسز میں 65% اور ہسپتالوں میں داخل ہونے کی شرح 40% کم رہی ہے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے ٹرک ڈرائیور قیادت میں ہونے والے مظاہروں پر تنقید کی ہے جس نے کووڈ وبا کے صحت کے قواعد پر احتجاج کرتے ہوئے وسطی اوٹاوا کو بند کر دیا ہے، کیونکہ فرانس اور نیوزی لینڈ نے بھی جمعرات کو اپنے ایسے احتجاجی قافلوں کو روکنے کے لیے کارروائی کی۔ کینیڈا میں پولیس نے ان مظاہرین کو گرفتار کرنے کی دھمکی دی جو ونڈسر اور امریکی شہر ڈیٹرائٹ کو جوڑنے والے ایمبیسڈر برج کی ناکہ بندی میں شامل ہوئے ہیں۔ ٹروڈو نے پارلیمنٹ کو بتایا کہ قافلوں سے ملک کی معاشی بحالی کو خطرہ ہے۔ امریکی فگر اسکیٹر ناتھن چین نے جمعرات کو بیجنگ اولمپکس میں طلائی تمغہ جیتا اور اپنے 4 سال کے سفر کو پورا کیا جو پیونگ چانگ گیمز میں ان کے تمغے کے حصول کی امید ختم ہونے کے بعد شروع ہوا تھا۔ 22 سالہ نوجوان کی جیت نے اسے اعلیٰ اعزاز حاصل کرنے والا مردوں کا 7واں امریکی اسکیٹر بنا دیا۔ چین نے اپنے راکٹ مین کے فری اسکیٹ روٹین کی ایک پرجوش کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور شائقین کے محدود ہجوم سے خوشی کا اظہار کیا۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی دعاؤں کا اور محبتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم اس کے لیے آپ کے بے حد مشکور ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ خالد حمید اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔